नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, पहलगाम नरसंहार के बाद दुनिया ने देखी भारत की एकजुटता। पीएम ने कहा, दलगत स्वार्थ को दरकिनार करते हुए हमारे अधिकांश पार्टियों के प्रतिनिधियों ने दुनिया के कई देशों में जाकर एक स्वर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बेहद सफल अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विपक्ष को एक साथ आने की अपील, कहा मत मिले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। पहलगाम आतंकवादी हमले और एयर इंडिया AI 171 विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। सत्र के दौरान जन्म विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और व्यापारी नौवहन विधेयक 2024 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच ही शुरू हुआ प्रश्नकाल। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए की स्थगित। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए, सभापति ने सभी नोटिस खारिज किए। उच्च सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, सरकार सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा कराना चाहती है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष के रवैये को देखते हुए सभापति जगदीश धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले सफल मिशन के लिए सदन की ओर से इसरो को बधाई दी। इन विधेयकों में इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन जाएंगे, जहां वो अपने ब्रिटिश समकक्ष कियर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां संसद की कार्रवाई जारी है। All the process of enforcement is also duly listed. Thank you. Last supplementary on this question, माननीय सतनाम सिंह संधू। सर, मेरा सवाल इस हादसे में मारे गए अनलक्की लोगों के लिए है। जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनकी जान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो बेस्ट पॉसिबल फैमिली के लिए हो सकता है वो होता है। इस हादसे में मारे गए पैसेंजर्स के लिए तो कॉम्पनसेशन अनाउंस की गई है, लेकिन इसमें मेडिकल छात्र भी मारे गए। एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अपने हॉस्टल में खाना खा रहे थे, मेरा सवाल उनको लेकर है कि उनके लिए कॉम्पनसेशन हुई है और क्या उनकी फैमिली जो ट्रॉमा में है उनको कोई साइकोलॉजिकल हेल्प देने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। थैंक यू। Sir, first of all, I'd like to, through this house, also offer my condolences to the families of both the passengers who are traveling in the plane, the crew and the passengers, and also the students, the families of both the students also. And this has been our idea right from the time the incident took place, that we are not going to differentiate between the victims, saying that Acha, these are the people who have traveled in the plane and these are the other ones who have got affected or succumbed to outside injuries outside the plane. And all the support that is being extended to the victims of the families inside the plane, the same assistance is being extended to all the families of the people, students who have died outside also, sir. And the compensation also equally, they have also been taken into account and they are being provided the compensation and the necessary support for the future also. Much of this, the responsibility has been taken by Air India, and combinedly, all the people, both in flight and off, everyone is being taken care of, both from the family side, and all the compensation is being... हाँ, equal.
And this, not only in terms of compensation definitely equal, but in terms of assistance also that we are trying to provide from the government side, there is no difference. We are keeping, both are being taken into account in the same process. Question number 3, Srimati Rekha Sharma ji. माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री। Sir, through you, I would like to ask Honorable Minister, sir, whether the government has undertaken. अभी आपने नागर विमानन मंत्री को सुना और आइए अब एक्सप्रेस 100 की तरफ लौटते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पीएम उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 25 जुलाई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा का यह आखिरी सत्र हंगामेदार रहने के आसार। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। इसके साथ राज्यपाल की ओर से स्वीकृत क्रयादेशों और विभिन्न समितियों की रिपोर्टें सदन के पटल पर रखी जाएंगी। बिहार में मतदाता सूची में संबंधित विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का काम तेज गति से जारी है। अभियान में केवल 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में अब तक गणना फॉर्म न भरने वाले मतदाताओं की चुनाव आयोग ने तलाश तेज कर दी है। अभी लगभग 41 लाख लोगों का मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरना बाकी है। इनमें से जो लोग काम धंधे के सिलसिले में घरों से अस्थायी रूप से बाहर हैं, उनसे मोबाइल फोन या फिर परिचितों के जरिए साधा जा रहा है संपर्क। आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट आदेश सुनाएगा। राशिद इंजीनियर ने आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई में से इनकार किया। वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा था मामला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। याचिकाकर्ता से कहा अपनी राजनीतिक लड़ाई कोर्ट के बजाय लड़के। सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। विशेष अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दाखिल कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था। तेजस्वी सूर्या पर आरोप है कि उन्होंने हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में झूठी सूचना फैलाई थी। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई चयन सूची 3 महीने में जारी करें, जिसके चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में आज जिला न्यायालय चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में होगी सुनवाई। भुवनेश्वर में आज से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ओडिशा में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन। इस शिविर में राज्य के अधिकारी और शिकायतकर्ता सुनवाई में होंगे शामिल। आयोग कल नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के साथ भी बातचीत करेगा। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बम बम भोले के जयकारों में माहौल हुआ शिवमय। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं आराधना। शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंजायमान। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी माहौल भक्ति में। सनातन आस्था के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की गई।
लाखों की संख्या में कांवड़ियां भी मंदिर में भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। साथ ही लाखों भक्त सावन की शिवरात्रि पर देश के अलग अलग भागों से स्थित शिव मंदिरों में जल अर्पित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है निगरानी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। बीते 18 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह 4000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का 21वां जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा में पूजा अर्चना के लिए रवाना हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में मंगलवार और हिमाचल प्रदेश में बुधवार तक बहुत तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य के 4 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में आज अवकाश घोषित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीती रात से तेज बारिश जारी। नैनीताल समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी। बारिश से कपकोट पेंडारी मोटर मार्ग कई जगहों पर ध्वस्त। मौसम विभाग ने 22 जुलाई की देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 22 जुलाई को उत्तरकाशी में बहुत भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है मौसम की मार। जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आंकड़ों के मुताबिक वर्षा जनित घटनाओं में राज्य में अब तक 166 मौतें हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। हिमाचल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें हुई बंद। मंडी और कुल्लू जिलों में करीब 142 सड़कें हैं अवरुद्ध। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मरम्मत कार्य जारी। वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 22 जुलाई तक और तेलंगाना में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की है आशंका। इसके साथ ही केरल, माहे तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 26 जुलाई तक बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज और पंजाब, जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई तक तेज बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर में भी मध्यम बारिश का है अनुमान। बारिश के बाद मौसम हो सकता है खुशनुमा। भारतीय स्टार्टअप बीते सप्ताह कई डील्स के जरिए जुटाए $97.45 मिलियन। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम हो रहे हैं बेहद मजबूत। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 148.68 अंक की गिरावट के साथ खुला। बाद में सेंसेक्स हरे निशान में पहुंचा। सेंसेक्स अभी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 86 अंकों की बढ़त के साथ 25,057.60 पर कारोबार कर रहा है। सोने चांदी के वायदे कारोबार की शुरुआत में तेजी देखी जा रही है। घरेलू बाजार में सोने के भाव 98,100 रुपये प्रति 100 ग्राम 10 ग्राम। वहीं चांदी की चमक में लोगों की लुभा रही है। चांदी 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रहा है।
वहीं अगर फॉरेंसिक कारोबार की बात की जाए तो रुपया शुरुआती कारोबार में 20 पैसे टूटकर 86.36 प्रति डॉलर पर आ गया। भारत में टेस्ला की एंट्री इलेक्ट्रिक वाहन इंश्योरेंस सेक्टर में नए इनोवेशन लेकर आई है। एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी वाली बैटरी सिस्टम में देशी बीमा कंपनियों को अपने प्लानर्स को नए सिरे से करना होगा कस्टमाइज। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना आधार पर 22% का इजाफा हुआ। त्वरित भुगतान में दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा। यूपीआई से अकेले जून माह में 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। भारत का चाय निर्यात बीते वर्ष में बढ़कर 2,57,880 टन हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 2.85% अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ा है भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 7% से अधिक बढ़कर 5.96 अरब डॉलर हुआ। निर्यात में ये वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मांस और फलों सब्जियों के मजबूत शिपमेंट की वजह से दर्ज की गई। आईपीओ मार्केट के लिए 2025 की पहली छमाही काफी अच्छी रही। इस दौरान कंपनियों ने 45,351 करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले साल इसी अवधि में जुटाए गए 31,281 करोड़ रुपए से 45% अधिक है। प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि होने के अनुमान है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपनी आपूर्ति श्रृंखला की तेजी से विस्तार कर रही है और देश भर में विनिर्माण क्षमताएं तीव्र रफ्तार के साथ वृद्धि की राह पर हैं। एनसीएलटी ने अडानी शिपमेंट और अंबुजा शिपमेंट के विलय को मंजूरी दी है। अब अडानी समूह का सीमेंट कारोबार एक इकाई के अंतर्गत एकीकृत हो जाएगा। सेबी ने जून में अपने ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच स्कोर्स के माध्यम से 4,415 शिकायतों का निपटारा किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मक्का और धान की फसलों के बीमा की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ाकर 31 जुलाई करने का फैसला किया। लार्सन एंड टोब्रो ने कहा है कि उसकी इकाई हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना की मेजर अनवर काकर की मौत हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को वाहन में चुंबकीय बम लगाते देखा गया। बीएलए ने कहा, यह हमला सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था। पाकिस्तान में मानसून की बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। देश भर में अब तक सैकड़ों लोगों की जा चुकी है जान। पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के कई जिलों में हाई अलर्ट। जल भराव की समस्या से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। संक्रामक रोग फैलने की आशंका। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। कोडेक्स कार्यकारी समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है और माली, नाइजीरिया और सेनेगल से अध्यक्ष हैं। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ परमाणु वार्ता के लिए पुराने समझौते पर लौटने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, किसी भी नए परमाणु समझौते में ईरान द्वारा वर्णित निष्पक्ष और संतुलित शर्तें पूरी होनी चाहिए। यूरोपीय मंत्रियों ने तेहरान से 31 अगस्त तक परमाणु वार्ता पर लौटने या कड़े संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को दी है धमकी। अब्बास अराक्ची ने कहा, यूरोपीय संघ द्वारा दिया गया अल्टीमेटम और धमकी भरा भाषण न केवल कूटनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि ये परमाणु समझौते की मूल भावना को भी नुकसान पहुंचाती है।
इंडोनेशिया में उत्तरी सुलावेसी के तट पर एक यात्री पोत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई। इस दुर्घटना में करीब 150 लोगों को बचाया गया। हांगकांग में तूफान विफा के कारण भारी बारिश हुई। तूफान के कारण कई पेड़ गिरे और मकान हुए क्षतिग्रस्त। सैकड़ों लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी। रविवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका क्षेत्र के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप का केंद्र कामचटका के पूर्वी तट पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। रूस की आपातकालीन सेवाएं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। जापान में सत्तारूढ़ दल एलडीपी के संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का भविष्य दांव पर लगा। 1955 के बाद ये पहली बार है जब सत्तारूढ़ दल ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से मौजूद 75 सीटों के अलावा 50 सीटें जीतने की जरूरत थी, लेकिन गठबंधन केवल 40 सीटें ही हासिल कर पाया। टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के सभागार में भारतीय संस्कृति के विशेष महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निरंतर 12 घंटे तक भारतीय संगीत, नृत्य, मार्शल आर्ट और अन्य कला प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में वॉशिंगटन कमांडर्स फुटबॉल टीम से अपना नाम बदलकर रेड स्किन्स करने का आह्वान किया है। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से मात दी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को झटका लगा। अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह को अपनी गेंदबाजी करने वाले हाथ में चोट लग गई। आकाशदीप का भी चौथे टेस्ट में खेलना मुश्किल लग रहा है। आकाशदीप को ग्रोइन इंजरी हो गई है। खबरों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए कवर के तौर पर बुलाया है। इंग्लैंड को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबान के रूप में चुना गया। सिंगापुर में आयोजित आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में लिया गया फैसला। दक्षिण अफ्रीका ने त्रिकोणीय T20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के रूबिन हरमन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के मैट शॉर्ट चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। शॉर्ट को जमैका में अभ्यास के दौरान चोट लग गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को बर्मिंघम में होने वाला वेटरन्स क्रिकेट मैच रद्द हो गया है। शिखर धवन समेत भारत खिलाड़ियों ने ये मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल में आयोजित एथलेटिक मीट में जीत दर्ज की। मुरली ने 7.75 मीटर की जंग के साथ जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। वेस्ट हैम ने डिफेंडर काइली वॉकर पीटर्स को फ्री ट्रांसफर में साइन कर लिया है। इससे पहले वॉकर पीटर्स साउथहैम्पटन में थे। मैनी पैकियाओ का कहना है कि WBC वेल्टरवेट चैंपियन मारियो बैरियोस के साथ रीमैच चाहते हैं। मुक्केबाजी में वापसी के बाद पिकायो खिताब जीतने में नाकाम रहे। भारत की कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगिन सोंग को मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। दिल्ली के इमर्जिंग युवा फुटबॉल टूर्नामेंट ओरिएंटल कप का तीसरा संस्करण आज से डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में शुरू होगा। टूर्नामेंट में 36 टीमें हिस्सा लेंगी। लड़कों के वर्ग में 24 और लड़कियों के वर्ग में 12 टीमें शामिल हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। यहीं हमें इजाजत दें। नमस्कार।